हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस की एक न्यू सीरीज के बारे में, जिसमें इस सीरीज के अंदर हम टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज जो रहने वाले हैं आपके जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। और अगर आप जेके एसएसबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस के रिलेटेड आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आपको टॉपिक्स या आपको सब टॉपिक्स के देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम आज जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और 100 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लें। और इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के अंदर आपको तीन ऑप्शन होते हैं वहां से आपके और क्वेश्चन भी वहां पे निकल के सामने आ जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप वीडियो को पास कीजिएगा, पास करके इसका राइट आंसर जो है जरूर बताते जाइएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जी कहाँ पे पाई जाती है? इज ओनली फाउंड कहाँ पे पाई जाती है जी? फिशेस के अंदर, ग्रीन प्लांट्स, बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली कहाँ पे? ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ जो होते हैं नोन एज, इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि ये अपना जो खाना है खुद तैयार करते हैं। मेक देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्लांट्स हैं, एल्गे है और सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना जो खुद बनाते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड यहाँ पे बताया गया हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स को हम कंज्यूमर बोलते हैं बिकॉज दे कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर को और अदर कंज्यूमर्स को, जैसे डॉग्स होगी, बर्ड्स होगी, फिशेस होगी, ह्यूमंस होगी। और ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये हिट्रोट्रॉप्स की एग्जाम्पल है। सो आंसर आपका यहाँ पे बी बनेगा, ग्रीन प्लांट्स का राइट आंसर है। ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? ऐसे प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं किसको? प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग काजेज टाइफाइड? इसमें से टाइफाइड जो है किससे होता है? ठीक है, एनोफिलिस से, ट्यूबरकुलोसिस से, वेरिला वायरस से, या साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर डी, सैल्मोनेला। ठीक है, टाइफ ये इससे होता है, काजेस होते हैं टाइफाइड से। ठीक है, टाइफाइड का जो कारण है इसकी वजह से होता है, इस वायरस की वजह से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनोफिलिस जो मॉस्किटोस होते हैं ये मलेरिया को ट्रांसमिट करते हैं टू ह्यूमंस बाय फीमेल मॉस्किटोस ऑफ द जेंट्स एनोफिलिस। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटोस टेक ब्लड मील्स फॉर एग प्रोडक्शन एंड दीज ब्लड मील्स आर द लिंक बिटवीन द ह्यूमन एंड द मॉस्किटो होस्ट इन द पैरासाइट लाइफ साइकिल। सेकेंडली यहाँ पे बताया गया ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड, जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसकी वजह से जो है ट्यूबरकुलोसिस होता है। और बैक्टीरिया यूजुअली अटैक करता है किस पे? लंग्स के ऊपर। बट जो टीबी बैक्टीरिया होता है ये अटैक करता है किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, ये अटैक कर सकता है, सच एज किडनी हो गया, स्पाइन हो गया, ब्रेन हो गया। नॉट एवरीवन इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया बिकम सिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरियम होता है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। और बैक्टीरिया यूजुअली अटैक कहाँ पे करता है? लंग्स के ऊपर। और टीबी जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पे अटैक करता है? बॉडी के किसी भी पार्ट में ये अटैक कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया स्मॉल पॉक्स जो है। स्मॉल पॉक्स क्या है? एक एक्यूट कंटेजियस डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? वेरिला वायरस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस लिखा हुआ है, जहाँ पे एनोफिलिस मॉस्किटोस के बारे में लिखा हुआ है, ये साथ साथ में मैं आपको डिस्कस करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो वेरिला वायरस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्मॉल पॉक्स एक एक्यूट कंटेजियस डिजीज होती है जिस किसकी वजह से? वायरला वायरस से, जो मेंबर्स होता है किसका? आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली का। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट devastating disease known as human immunity and caused millions of deaths before it was eradicated. ठीक है, it is believed to have existed for at least 3000 years. ठीक है, ये साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। अब जहाँ पे देख सकते सोलमेलिया, जहाँ पे बात की गई टाइफी की, ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड फीवर एंड हैज बीन अ बर्डन ऑन डेवलपिंग नेशंस फॉर जनरेशन। ठीक है, तो टाइफाइड के अंदर आपको देख सकते हैं हल्का हल्का बुखार रहता है, और डॉक्टर यहाँ पे यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो पानी पीते हैं उसको अच्छे तरीके से कीजिए, उसको अच्छे तरीके से बॉयल कीजिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइंटिफिक नेम बताना अपना विटामिन B9 का। B9 का साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडोक्साइन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है, या फॉलिक एसिड है। सो आंसर आपका थर्ड का बनेगा, जहाँ पे डी, फॉलिक एसिड बोलते हैं विटामिन B9 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे जो विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है मैं आगे जहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ किडनी? इसमें से किडनी का क्या फंक्शन है? क्या एक्सट्रैक्ट करती है वेस्ट मटेरियल को ब्लड से, या मेंटेन करती है ब्लड सप्लाई को, या कीप ब्लड सॉम, या नॉट, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या फंक्शन है किडनी का? तो किडनी का फंक्शन आपका जहाँ पे ये आंसर बनेगा, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करती है वेस्ट को ब्लड से।
तो जो किडनी है ये वेस्ट रिमूव करती है वेस्टेज को और एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। और जो किडनी होती है ये रिमूव करती है एसिड दैट इज प्रोड्यूस बाय द सेल्स ऑफ योर बॉडी एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ वाटर। सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया इन योर ब्लड, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट करती है वेस्ट को हमारी ब्लड से, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म कर्ड फ्रॉम मिल्क। इसमें से बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा बैक्टीरिया जो कर्ड को बनाता है। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेप्टो हो गया, उसके बाद स्टेफिलोकोकस या जीस्ट। सो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, आंसर आपका यहाँ पे बनेगा ए, ठीक है, लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस विच मल्टीप्लाइज इटसेल्फ इन द करेक्ट मीडियम ऑफ 30 से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर है इन अ फ्यू आवर्स फीमेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कर्ड की पिक्चर आप देख सकते हैं। कर्ड क्या है, अबंडेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम है और प्रोटीन एट इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम लैक्टोज, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का आपने यूनिट बताना है कौन सा, यहाँ पे एक्सोन है, न्यूरॉन है, गैंग्लियन है या सेल बॉडी है। सो आंसर क्या बनेगा 6 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे बी, ठीक है, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये आपका यूनिट है नर्वस टिश्यू का। अब यहाँ पे बात करेंगे न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस टिश्यू का। इट कंटेन्स साइटोन और सेल बॉडी, लॉन्ग थिन हेयर लाइक द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस जो है इसको बोलते हैं हम डेंड्राइटिस, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताया गया कि जो बीसीजी वैक्सीनेशन है ये किसके लिए दी जाती है, यानी कि किस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ये बीसीजी वैक्सीनेशन जो है दी जाती है। ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, हर्पस है या एड्स है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना आपने। तो 7 का आंसर क्या रहेगा जहाँ पे, 7 का आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। जो बीसीजी वैक्सीनेशन होती है किसके लिए दी जाती है, प्रिवेंट करने के लिए, किसको, किस डिजीज के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस। अब जो बीसीजी है इसकी क्या फुल फॉर्म है, बैसिलिक कैलामिटी ग्यूरेन, जो है एक वैक्सीन है किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के दी जाती है। एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक डिजीज होती है जो डैमेज करती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, सो इट कैन नॉट फाइट सर्टेन इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स, ठीक है। तो ये आपका एड्स के रिलेटेड यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइफाइड फीवर के बारे में लिखा हुआ है। टाइफाइड फीवर इज कॉल्ड सैल्मोनेला एंटेरिका, जिसको बोलते हैं टाइफी बैक्टीरिया, जिसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। टाइफाइड फीवर क्या है, इज कंट्रैक्टेड बाय द इंजेक्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। जैसे मैंने आपको बताया जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उसको डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि उसको बॉईल करके आप पानी पियो ताकि टाइफाइड का जो है खतरा ना हो, ठीक है। तो उसको डायग्नोस किया जाता है टाइफाइड फीवर को, इज मेड व्हेन सैल्मोनेला बैक्टीरिया डिटेक्टेड विद स्टूल, ठीक है, यूरिन और ब्लड कल्चर्स। जहाँ पे पाया जाता है तो उसको डायग्नोस किया जाता है। टाइफाइड फीवर इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, और इसको एंटीबायोटिक्स से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो टाइफाइड आप देखते हैं अभी जो मौसम चल रहा है इसमें ज्यादातर लोगों को टाइफाइड होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे की फैक्ट्स जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे बात की गई लास्ट हर्पस, ठीक है, इस वायरस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। तो ये आप देख सकते हैं हर्पस जो डिजीज है इस वजह से ये होते हैं लिप्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अगर आप बात करें तो यहाँ पे एस्टिमेटेड किया गया है 3.7 बिलियन जो पीपल हैं अंडर जहाँ पे 50 की एज से कम है ग्लोबली हैव हर्प सिंप्लेक्स वायरस उनको टाइप 1, ठीक है, इन्फेक्शन है द मेन काज ऑफ ओरल हर्ब्स, ठीक है। और एस्टिमेटेड की बात करें जहाँ पे 491 मिलियन पीपल एज जिसकी 15 से लेकर 49 साल तक है, ठीक है। उस जो है ये अगर बात करें तो हर्पस सिंप्लेक्स वायरस 2 से ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्लियरली यहाँ पे बताया गया। इसमें 2 टाइप के जो है हर्पस सिंप्लेक्स वायरस होते हैं, एक HSP1 है और एक HSP2, ठीक है। HSP1 के अंदर जो है ये स्प्रेड होता है ओरल कॉन्टैक्ट से एंड कॉजेस इन्फेक्शंस आर अराउंड द माउथ, ठीक है। इट कैन आल्सो कॉज जेनिटल हर्पस, मोस्ट एडल्ट आर इन्फेक्टेड विद HSP1। और HSP2 के अंदर ये स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और कॉजेस जेनेटिकल हर्ब्स, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, पूरी क्लियरली जहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन सा जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया है, फंगाई है या ह्यूमन है या नन ऑफ दिस। सो आंसर आपका 8 का बनेगा जहाँ पे ए, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का राइट आंसर है, आंसर आपका ए बनेगा। अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं आर साइनोबैक्टीरिया, इट इज टाइप ऑफ प्रोकैरियोट, इट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो गए हैव
क्लोरोफिल एंड आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ये बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जहाँ पे दिया गया है, डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। कहाँ पे स्टोर्ड होता है? सो जहाँ पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है। सो आंसर आपका जहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डीएनए कंटेन्स द ब्लूप्रिंट फॉर ऑल द प्रोटीन इन आवर बॉडी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया, नीटली पैक्ड इन आवर डबल हेलिक्स, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलेशन द प्रोसेस दैट टर्न डीएनए इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर 9 का जहाँ पे सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये जेकेएसएस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रोसेस बताना जो ब्रेकिंग करता है मॉलिक्यूल्स को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, या इवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे 10 का सी, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जहाँ पे देख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है यूज करते हैं सनलाइट को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके लिए? टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा यूनिट बताना अपना इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला है, पास्कल है, मोल है या एम्पियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर आपका 11 का बनेगा जहाँ पे डी, एम्पियर इसका राइट आंसर है, ठीक। तो आंसर आपका 11 का बनेगा डी। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज एम्पियर। अब शॉर्ट में यहाँ पे देखते हैं कैंडेला जो है किसका ऐसा यूनिट है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है। फिर इसके बाद पास्कल की बात करें तो पास्कल यहाँ पे पी इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के नाम से रखा गया है, ठीक है। तो 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन, ठीक है, ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया 1 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। मोस्ट अबंडेंट गैस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है। सो 12 का आंसर क्या बनेगा आपका? 12 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की आपने एग्जांपल बतानी है। मोमेंटम है, मास है, वॉल्यूम है, स्पीड है। तो 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर क्या बनेगा आपका? 13 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, यानी कि मोमेंटम, ठीक है। तो एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी की, दैट इज मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिखा, जहाँ पे ओजोन लेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, इन ओजोन विच लेयर इज टर्म्ड एज गुड ओजोन। इसमें से आपने बताना कि ओजोन की कौन सी लेयर को जो है गुड ओजोन बोला जाता है। मीसोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है या स्ट्रेटोस्फीयर है। सो 14 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ये आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर डी। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जेकेएसएसपी के। अब जहाँ पे देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे लोएस्ट से, यानी कि लोएस्ट से हम हाईएस्ट की बात करेंगे। तो लोएस्ट से हाईएस्ट में सबसे पहले आपको लोएस्ट में देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर आएगा, फिर ऊपर जाओगे तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलेगा, फिर आपको आएगा मीसोस्फीयर, ठीक है। फिर ऊपर बात करेंगे थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीसोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो जो गुड ओजोन है, ये कौन सी ओजोन की बीच लेयर इज टर्म्ड एज गुड ओजोन, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो हम जहाँ पे लो से हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, तो ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज थायमिन। थीमन, ठीक है। तो उसको कौन सी विटामिन को ये बोलते हैं? विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो आपका 15 का आंसर क्या बनेगा? 15 का आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। B1 दैट इज कॉल्ड थायमिन, ठीक है। सो आंसर आपका 15 का बनेगा B1। 16 की बात करें तो इसमें से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से जहाँ पे होता है जेरप्थालिमिया, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन B12। सो आंसर आपका 16 का क्या रहेगा? 16 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, ठीक है। विटामिन ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम आपको देखने को मिलेगी। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। थायमिन जो है विटामिन B1 का है। राइबोफ्लेविन जो है आपका विटामिन B2 का है। उसके बाद पैंथोथेनिक एसिड जो है विटामिन B5 है। पायरिडॉक्साइन जो विटामिन B6 है। उसके बाद नाइसिन आर की बात करें तो विटामिन B3 है। बायोटीन B7 है। फॉलिक एसिड आपका B9 है। उसके बाद कोबलामिन जो है आपकी विटामिन B12 है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन C है। कैल्सीफिरोल आपकी विटामिन D है। टोकोफिरोल आपकी विटामिन E है।
और फाइटोमेंड्रियन जो है आपकी विटामिन के है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम्स हैं और उसके साथ कॉमन नेम जहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिनरल फ्यूल। अपने मिनरल फ्यूल की जहाँ पे एग्जांपल बतानी, बॉक्साइट है, मैग्नीशियस है, माइका है या कोल है। सो 17 का आंसर बताइए जहाँ पे। 17 का आंसर क्या बनेगा? 17 का आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा, दैट इज कोल। कोल जो है किसकी एग्जांपल है? मिनरल फ्यूल की। तो क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में बताया कि सोलर एनर्जी जो है किस टाइप का सोर्स है। क्या इसको कन्वेंशनल बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं या एडजस्टेबल बोलते हैं। सो 18 का आंसर क्या बनेगा आपका? 18 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सी, नॉन कन्वेंशनल है, ठीक। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम पहले हम बात करेंगे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सबसे पहले लिखा हुआ है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? ऐसी एनर्जी होती है जो कॉमनली यूज होती है, ठीक है। और जनरली ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जैसे जो है विच आर बीइंग यूज्ड सिंस ए लॉन्ग टाइम, जिसको हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं। जिसमें एग्जांपल आपकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर क्या आ गया? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आपकी एक तो ऑयल आ गया, एक नेचुरल गैस आ गई, एक कोल आ गया, बायोमास आ गया या इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो ये सारे के सारे जो सोर्स हैं आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के हैं। सेकेंडली यहाँ पे बात करेंगे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आपकी विंड आ गई, टाइड्स आ गई, सोलर, बायोमास और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज आ गए जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिसमें आपकी ये सारी की सारी किसके अंदर आएगी? ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आएगी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी होगी? रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्स आर एनर्जी दैट आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन नेचर एंड आर लिमिटलेस, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ये नेचर के अंदर प्रोड्यूस होती रहती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस है। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कॉमनली यूज होती है और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। आई होप आपको जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पे क्लियरली पता चल गया होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब 19 की बात करें तो यहाँ पे ऐसा यूनिट के बारे में पूछा गया है वेवलेंथ का, ठीक है। तो क्या इसको वाट बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, मीटर बोलते हैं या सेकंड बोलते हैं? सो 19 का आंसर क्या बनेगा आपका? 19 का आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर सी, ठीक, मीटर इसका राइट आंसर है। ऐसा यूनिट है वेवलेंथ का, दैट इज मीटर। अब आप मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे वाट के बारे में बताइए, हर्ट्ज के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बारे में यहाँ पे बताइए। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट, 20वां जो क्वेश्चन पूछा गया केमिकल नेम पूछे गए हैं। जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल नेम पूछा गया है किसका? सोडियम का। जी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम का आपने केमिकल नेम बताना, AU है, NaPb या Ag। तो आंसर आपका जहाँ पे 20 का बनेगा जहाँ पे बी, ठीक है। Na जहाँ पे आपको दिखेगा तो आपने सीधा मार्क कर देना जी किसका केमिकल नेम है? सोडियम का केमिकल नेम है। आप जहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट गोल्ड के बारे में यहाँ पे बात की। गोल्ड का जो एलिमेंट नंबर है जी 79 है और इसका सिंबल जो है AU। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोल्ड का जो सिंबल है जो गोल्ड का, दैट इज केमिकल सिंबल जो है इसका, इसको बोलते हैं AU। सेकेंड यहाँ पे बात करेंगे लेड के बारे में। इसका केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल PB, ठीक है। और एंड एटॉमिक नंबर इसका जो है 82 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर के बारे में। सिल्वर को बोलते हैं Ag, ठीक है। Ag आपको याद रखना है। केमिकल एलिमेंट है और वाइट लक्सरस मेटल जो है वैल्यूड फॉर इट्स डेकोरेटिव ब्यूटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये कहाँ पे सिल्वर इज लोकेटेड इन ग्रुप 11, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सिल्वर के बारे में मैंने आपको एटॉमिक नंबर बता दिया, केमिकल सिंबल बता दिए। उसके बाद जो है आपका लेड के बारे में, और दैट इज कॉल्ड आपका आ गया यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड का आपका AU आ गया। विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से कौन सी डिवाइसेस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? बैटरी है, सोलर एनर्जी, जनरेटर है या इलेक्ट्रिकल फ्यूज है? सो आंसर क्या बनेगा आपका? 21 का आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। जनरेटर इसका राइट आंसर है। तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो डिवाइस जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका एनर्जी आप इधर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन या एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बाय देयर पोजीशन। और सेकेंडली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की जहाँ पे एग्जाम्पल। और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो ये आपकी एनर्जी है जो जनरेटेड होती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। और जो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल लॉन्ग थ्रू अ मीडियम, ठीक है, कंस्टिट्यूट करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे दोनों की एग्जांपल बताई गई है मैकेनिकल एनर्जी और साथ में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो डिवाइस इनको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर।
क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी एनर्जी सोर्स। इसमें से आपने बतानी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एग्जांपल है प्राइमरी एनर्जी सोर्स का। सन है, बायोफ्यूल्स है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी या डीजल। सो 22 का आंसर क्या रहेगा आपका? 22 का आंसर आपका ए बनेगा, सन। सन जो है ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है किसकी एग्जांपल है जी? प्राइमरी एनर्जी सोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच न्यूटन्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कौन सा न्यूटन का जो लॉ है ये बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो 23 का आंसर क्या रहेगा? 23 का आंसर आपका जहां भी बनेगा दैट इज कॉल्ड आंसर बी, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। जहां पे बात करेंगे इन द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज अ फिजिकल लॉ विच स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सेकेंडली जहां पे न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जी किसके बारे में बताता है? एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या बताता है? फॉर एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, तो विल रिमेन आर एट रेस्ट आर इट्स इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन के, काफी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था जेकेएसएसबी के। तो 23 का आंसर आपका बी बनेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नो क्वेश्चन नंबर 24, विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन के रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल जो है रिलेट करता है? ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद कार्टाजेना प्रोटोकॉल या नगोया प्रोटोकॉल। सो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये रिलेटेड है ओजोन लेयर डिप्लेशन के रिलेटेड। आप जहां पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मैं जहां पे जितने भी प्रोटोकॉल बताए गए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप देख सकते हैं ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसको डिजाइन किया गया ताकि किसके लिए किया गया? डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ठीक है, बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। तो ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। इसको आप देख सकते हैं और ये फोर्स में आता है 1 जनवरी 1989 को। और जहां पे आप देख सकते हैं, अब जहां पे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट्स में बता दूं, इसको साइन किया गया 16 सितंबर 1987 को, लोकेशन थी मॉन्ट्रियल, और ये इफेक्ट्स में आता 1 जनवरी 1989 को। और कंडीशन जहां पे देख सकते हैं इसको 20 स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन दी गई, सिग्नेटरी थी 46। और जहां पे आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस के बारे में जहां पे बताया गया है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ओजोन लेयर के रिलेटेड अगर आपको प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को टिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है क्योटो प्रोटोकॉल की। जी है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसको एक्सटेंड किया गया 1992 को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट्स स्टेट्स पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, और बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कॉन्सेंसस दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ऑकरिंग दैट ह्यूमन मेड। ठीक है, तो जहां पे आप देख सकते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है ये 1997 को होता है, 84 सिग्नेटरीज थी और ये 11 दिसंबर 1997। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है जी? जहां पे क्लियरली बताया गया है किस लिए, ताकि रिड्यूस किया जा सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। फिर जहां पे एक बताया गया है, जहां पे कार्टाजेन जो प्रोटोकॉल है ये किसके लिए? ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बायोसेफ्टी एज अ सप्लीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है, इसकी डेट 16 मई 2000 को, इफेक्टिव होता है 11 सितंबर 2003 को। एक लास्ट में इसमें ऑप्शन बताया था नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये इसके बारे में ये इसके रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity, also known as जिसको नगोया प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अब आपको जहाँ पे ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 2014 नगोया कहाँ पे है? जी जापान के अंदर है, और इसको साइन किया गया 29 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 92 सिग्नेटरीज थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के ऊपर मूव करेंगे। विच आर द फॉलोइंग हेल्प्स टू ट्रांसकुलेट a variety of organic and inorganic solutes from the leaves to other parts of the plant। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्टेक्स है, पिथ है, फ्लोएम है या जाइलम है। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका सी बनेगा, दैट इज फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक solutes from the leaves to other parts of the plants।
जहाँ पे बात करेंगे जाइलम की, इज डिफाइंड एज अ प्लांट टिश्यू दैट ट्रांसफर वाटर, क्या करता है, वाटर को ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिएंट्स को किसके, रूट से ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, ठीक है, रूट से प्लांट बॉडी में करेगा, सच एज स्टेम्स एंड लीव्स। इसके बाद कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स इन प्लांट टिश्यू ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स लाइंग बिटवीन द एपिडर्मिस, सरफेस सेल्स एंड द मस्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें से आपने बताना है कौन सा टर्म जो है डिनोट करता है फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज विद द कम्युनिटी। सो ऑप्शंस आपके पास बायोमास है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, इकोलॉजिकल निश है या इकोटोन है। सो आंसर क्या बनेगा आपका 26 का आंसर आपका जहां पे बनेगा आंसर सी, ठीक है, इकोलॉजिकल निश इसका राइट आंसर है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इसको ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो शो करता है रिलेशनशिप किसमें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, और ये शो करता है फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, इसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड। फिर बात करेंगे इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या है, एक ट्रांजिशन एरिया होता है किसमें, दो इकोसिस्टम में, जब बायोलॉजिकल कम्युनिटीज में, ठीक है। इकोटोन जो है हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज द एरिया इज अ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम, जहाँ बायोम्स हो गया, जहाँ इसको बोलते हैं ग्रेटर इन्फ्लुएंस बाय बोथ द बॉर्डरिंग इकोसिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच आर द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकट्स इन चिल्ड्रन। रिकट्स जो होते हैं बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, इसमें कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, जहाँ पे विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे 27 का आंसर जहाँ पे बी बनेगा, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन दिए हुए, उनके केमिकल नेम्स दिए हुए, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या होती है, ठीक, जहाँ पे विटामिन है, जहाँ पे केमिकल नेम है, जहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो आप देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन ए के अंदर रेटिनॉल है, ठीक है, उसके बाद कैरोटीन्स जहाँ पे बताया गया है, इसके अंदर क्या डेफिशिएंसी होती है, ज्यादातर क्वेश्चन नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर पूछा जाता है। विटामिन डी के अंदर कैल्सिफेरॉल, इसका नेम बताया गया है, रिकट्स एंड, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई के अंदर टोकोफिरोल, जिसको इनफर्टिलिटी होता है, और विटामिन के जो है आपका जहाँ पे बताया गया है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये विटामिन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर विटामिन B2 है, राइबोफ्लाविन है। फिर विटामिन B3 है, नाइसिन है, जहाँ पे निकोटिनिक एसिड्स हैं। विटामिन B5 आपका पैंथोजेनिक एसिड है, ठीक है। तो ये पेलेग्रा हो गया, जहाँ पे रेडिश आई हो गया, क्रैकिंग ऑफ स्किन हो गया, इसके आगे डिजीजेस बताई गई हैं। विटामिन B6 है, पायरिडॉक्साइन, ठीक है, डर्मेटिस एनीमिया हो गया। विटामिन B7 आ गया आपका बायोटिन डर्मेटिस, जहाँ पे आ गया एनीमिया हो गया। विटामिन B9 के अंदर फोलिक एसिड्स, ठीक है। और विटामिन B12 के अंदर आपका जहाँ पे बताया गया जहाँ पे, और विटामिन C जो है स्कॉर्बिक एसिड्स। जी सारा का सारा चार्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर लीजिएगा और इसको आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। विटामिन केमिकल नेम और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, कौन कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, ये सारा क्लियरली जहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। इसमें से आपने बताना है किसकी जो है इंडेफिनिट शेप होती है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होती है। सॉलिड की होती है, लिक्विड की होती है, प्लाज्मा की होती है, मगर गैस की नहीं होती। आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। ना तो इसकी इंडेफिनिट शेप होती है, ना इसका इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। बात करेंगे जहाँ पे प्लाज्मा के बारे में, आंसर आपका जहाँ पे ऑप्शन डी जहाँ पे बताया गया है, आंसर आपका बी है। तो जहाँ पे डी ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट है हमारी योर ब्लड दैट कंट्रीब्यूट्स 55% ऑफ योर ब्लड टोटल वॉल्यूम। प्लाज्मा जो है नेसेसरी टू हेल्प योर बॉडी रिकवर फ्रॉम इंजरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वेस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, बाय रिमूविंग थ्रू योर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर द फॉलोइंग पिगमेंट्स गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स। इसमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है लीव्स को, ठीक है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोफिल है, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 29 का आंसर रहेगा जहाँ पे आंसर आपका जहाँ पे सी रहेगा, क्लोरोफिल इसका राइट आंसर है, जो कि ग्रीन जो पिगमेंट्स होता है ये ग्रीन कलर देता है किसको, लीव्स को, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेल लाइक सब्सटेंसेस दैट फिल्स द सेल्स एंड ऑकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक आर मेम्ब्रेन बोन्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, that generate most of the chemical energy needed to power the cells biochemical reactions, ठीक है। तो chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called जहाँ पे adenosine ट्राइफोसाइड, ठीक है, जिसको ATP बोलते हैं, ठीक है। तो जी जहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 30, which are the following waves is an example of longitudinal wave। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल बतानी है आपने। अल्ट्रासोनिक वेव्स है, माइक्रोवेव्स है,
लाइट वेव्स है या इंफ्रारेड वेव्स है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका जहां पे बनेगा ए। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है ये एग्जांपल है किसकी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, साइंटिफिक नेम बताना अपना विटामिन B9 का। B9 का साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडॉक्साइन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है या फॉलिक एसिड है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका जहां पे डी बनेगा। फॉलिक एसिड बोला जाता है, ये विटामिन B9 का ये साइंटिफिक नेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच आर द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी इसमें बताना है न्यूटन का कौन सा लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लॉज ऑफ कूलिंग है। सो आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जहां पे मैंने ब्रीफ में वहां पे डिस्कस किया था, आप वहां से देख सकते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट, जहां पे जो भी एक्शन होगा एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नो क्वेश्चन नंबर 33, इन विच आर द फॉलोइंग मीडियम साउंड्स ट्रेवल्स फास्टर। इसमें से कौन सा जो है अगर बात करें जहां पे साउंड जो है फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है, सॉलिड हो गया, फ्लूइड्स के अंदर हो गया, गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर। जी क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए अब। सो 33 का आंसर आपका जहां पे बनेगा जहां पे ए, सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर जो मीडियम साउंड का होता है वो ट्रेवल करती है, फास्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में जहां पे कमेंट कीजिए। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेयर्स मिनरल्स। किसकी एग्जांपल है जी? ऑप्शन आपके पास ग्रेफाइट है, मैग्नीज है, गोल्ड है या माइका है। सो आंसर आपका 34 का बनेगा जहां पे 34 का आंसर आपका जहां पे बनेगा बी। ठीक है, मैग्नीज का राइट आंसर है, जो कि एग्जांपल है किसकी? फेरस मिनरल की। आप जहां पे देख सकते हैं ये फेरस मिनरल होता क्या है? ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कंटेन होते हैं आयरन, जिसमें कंटेन होती है आयरन होती है। कुछ एग्जांपल बताएं हम जहां पे बात करेंगे मिनरल्स की, फेरस मिनरल की, जिसमें आपका आयरन हो गया, मैग्नीशियस हो गया, निकल्स हो गया और क्रोमाइट हो गया। ठीक है, और मेटेलिक मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स अदर देन आयरन और कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स। सम एग्जांपल्स आर गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, लेड एंड टिन। नो क्वेश्चन नंबर जहां पे आ गया 35, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। इसमें से कौन से जो है डिवाइसेस को यूज किया जाता है ताकि मेजर किया जा सके पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट? वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑप्शंस में, ठीक है, उसके बाद एम मीटर है। सो आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे ए बनेगा, वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, जो कि मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और एम मीटर के बारे में जहाँ पे बात की गई, ये डिवाइसेस होती हैं जो यूज की जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज थ्रू अ सर्किट। वेयरएज गैल्वेनोमीटर जो होती है, डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ द मोडेस्ट करंट दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। जहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे फाइनोमीटर के बारे में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो भी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन उसके लिए सॉरी। ये मेजर करती है वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, विच आर द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेस स्कर्वी। इसमें से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से स्कर्वी होता है? विटामिन सी, के, ई या ए। सो आंसर आपका बनेगा जहां पे ए। ठीक है, विटामिन सी की जो है डेफिशिएंसीज की वजह से जो होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मोल जो है किसका ऐसा यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, इलेक्ट्रिक करंट का है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए, मोल जो है किसका ऐसा यूनिट है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर आपका आंसर डी बनेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है इसका ऐसा यूनिट है मोल का। अब बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, जी किसका ऐसा यूनिट है? ये कैंडेला का ऐसा यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे जहां पे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम बोलेंगे एम्पियर। और उसके बाद यहाँ पे केल्विन जो है ऐसा यूनिट है किसका? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का। और वन ऑफ द 7 SI बेस यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जहां पे बताया गया है, इन विच कॉन्टिनेंट इज ओजोन होल फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी कॉन्टिनेंट में जो ओजोन होल है फर्स्ट टाइम यहाँ पे पाया गया था? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका या नॉर्थ अमेरिका। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन होल जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पे डिस्कवर किया गया, जहाँ पे फर्स्ट टाइम कहाँ पे पाया गया, कौन से जहाँ पे कॉन्टिनेंट के अंदर? आंसर आपका डी बनेगा, अंटार्कटिका इसका राइट आंसर है। सी। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे जहाँ पे अंटार्कटिक ओजोन होल जो है फर्स्ट इसको अनाउंस किया गया था बाय इन अ पेपर बाय ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्विस
जो फॉरमैन ने, ठीक है, जो ब्रायन गार्डिनर एंड जोनाथन शंकलिन, ठीक है, विच अपीयर्ड इन द जर्नल नेचर इन May 1985। तो 1985 में इनके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था कि अंटार्कटिक की जो ओजोन होल है वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे क्या पाया गया है कॉन्टिनेंट के अंदर, उस कॉन्टिनेंट में ओजोन होल पाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड के बारे में यहाँ पे बताना है। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक गोल्ड के बारे में जाना जाता है, या ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम है, कोल है, वुड है, या बायोफ्यूल है। सो आंसर आपका 39 का क्या बनेगा, 39 का आंसर आपका ए बनेगा, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम को आप वैसे भी इसको गैस कर सकते हो ब्लैक गोल्ड की वजह से। और जहाँ पे बात करेंगे हम पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड बिकॉज व्हेन क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं, जब इसको हम क्रूड ऑयल को लैंड से निकालते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, तो उसको इसलिए हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। पीपल कॉल इट गोल्ड बिकॉज ऑफ द इट्स ऑयल्स एंड वैल्यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है। तो क्योंकि इसकी वैल्यू जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बात करेंगे जहाँ पे, तो अब बात करेंगे तो इसलिए इसमें बताया गया है कि इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन जहाँ पे बताया गया है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। जो अमाउंट होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करती है पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका क्या रहेगा, 40 का आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, इसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये अमाउंट है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करता है पर यूनिट एरियाज, कॉल्ड दैट इज कॉल्ड करंट। नंबर 41 जहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे आपने बताना है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो है किसको बोलते हैं, विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। विटामिन ई है, B12 है, ए है, या सी है। सो आप वीडियो को पास कीजिएगा, पास करके इसका राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो आंसर आपका 41 का बनेगा जहाँ पे ए। विटामिन ई जो है, विटामिन ई इज आल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। और जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा विटामिन ई जो है इसको बोला जाता है टोकोफेरोल भी बोला जाता है। इट्स डिफाइंड एज अ प्रोक्रिएटिव विटामिन। इट्स आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इज डेफिशिएंसी रिजल्ट इन स्टेरिलिटी, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो स्टेरिलिटी के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन की बात करें तो विटामिन ई को बोला जाता है। सो आंसर आपका 41 का रहेगा आंसर ए। जहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए गए हैं और कॉमन नेम दिए गए हैं, आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप चेक कर सकते हैं जितने भी विटामिन के नेम हैं और उसके साइंटिफिक नेम क्लियरली जहाँ पे इस स्लाइड्स के अंदर मैंने मेंशन किए गए। जहाँ पे अगर आप विटामिन के रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो विटामिन और उनकी केमिकल नेम और डेफिशिएंसीज के डिजीजेस क्या रहते हैं, यानी कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो उससे क्या डिजीजेस होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई की कमी से कौन सी होती है, उसके बाद इनफर्टिलिटी हो गया। तो इस तरीके से हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या रहने वाली है, केमिकल नेम क्या है और विटामिन जहाँ पे क्लियरली हर एक जहाँ पे इस स्लाइड्स के अंदर मेंशन किया गया है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें से बताना कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉजेज द कंडीशन ओस्टियोपोरोसिस। तो इसमें आपने बताना है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम या फैट। सो 42 का आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर सी, दैट इज कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम जहाँ पे आंसर इसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉजेज द कंडीशन ओस्टियोपोरोसिस, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम। तो ये क्या है, ये एक बोन डिजीजेज होती है, डेवलप होती है बोन मिनरल डेंसिटी एंड बोन मास डिक्रीजेस से, और व्हेन द क्वालिटी और स्ट्रक्चर ऑफ बोन चेंजेस, ठीक है। दिस कैन लीड टू अ डिक्रीज इन बोन स्ट्रेंथ, जिससे बोन की स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रोकन बोन्स, यानी कि अगर कोई भी आप गिरते हो तो फ्रैक्चर्स के ज्यादातर चांसेस रहते हैं इस डिजीज से, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following diseases is caused by the bacterium Yersinia pestis, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो आंसर आपके जहाँ पे ऑप्शन हैं चिकन पॉक्स, प्लेग, रूबेला या मम्स। तो इसमें से आपने बतानी कौन से डिजीजेस की वजह से होता है बैक्टीरियम जर्सिनिया पेस्टिस। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, प्लेग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आप जहाँ पे देख सकते हैं प्लेग जो है एक किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है जर्सिनिया पेस्टिस, जिसको जूनोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ये यूजली कहाँ पे पाया जाता है, स्मॉल मैमल्स के अंदर और फ्लीज के अंदर, ठीक है। पीपल इन्फेक्टेड विद जर्सिनिया
पेस्टिस ऑफन डेवलप सिम्टम्स आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 7 days। देयर आर 2 मेन क्लिनिकल फॉर्म्स होती हैं प्लेग्स की, जिसको बोलते हैं बबनिक एंड उसके बाद न्यूमोनिक। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका बी बनेगा। तो जहां पे एक ऑप्शन के अंदर चिकन पॉक्स दिया गया है, चिकन पॉक्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक हाईली कंटेजियस डिजीज होती है जो किसकी वजह से होती है, बैरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से। ठीक है, इससे इची ब्लिस्टर्स होते हैं, रैशेस होती हैं, और ये अपीयर होती है पहले चेस्ट में, फिर बैक में, फिर फेस में, और देन स्प्रेड होती है पूरी इंटायर बॉडी में। और चिकन पॉक्स जो है फैक्ट शीट्स फॉर पेरेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से जो निशान जो है बॉडी के अंदर पड़ते हैं चिकन पॉक्स की वजह से। सेकेंडली यहाँ पे एक ऑप्शन बताया गया है रुबेला, जर्मन मीजल्स है, 3 day मीजल्स। रुबेला जो है कंटेजियस डिजीज है जो कि कॉज होती है वायरस की वजह से। बहुत सारे पीपल जो है, लोग जो है गेट रुबेला यूजुअली हैव अ माइल्ड इलनेस विद सिम्टम दैट इंक्लूड अ लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट एंड रैश दैट स्टार्ट्स ऑन द फेस एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद एक ऑप्शन के अंदर मम्स के बारे में बताया गया है। मम्स जो है एक कंटेजियस डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होती है, और ये इससे पेनफुल स्वेलिंग होती है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, और ट्रीटमेंट फॉर मम्स फोकसेस ऑन एलिवेटिंग सिम्टम्स। तो जहाँ पे इस तरीके का जो है अगर बात करें तो ये इस तरीके से सूजन जो है, स्वेलिंग जो हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। कोरोना वायरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ वायरस, किस ऑर्डर ऑफ वायरस से कोरोना वायरस जो है बिलोंग करता है? निडो वायरल्स, पिको वायरल्स, उसके बाद ओर्डियो वायरल्स या पिकोन वायरस। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी सी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो उसके लिए सॉरी। सो 44 का आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए। ठीक है, तो नीडो वायरल्स इसका राइट आंसर है। कोरोना वायरस जो है ये ऑर्डर ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं नीडो वायरल्स। तो जहाँ पे बताया गया है देख सकते हैं आप, जहाँ पे एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो इससे बिलोंग करता है, और विच इंक्लूड्स इसमें कोरोना वेरिएंट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके डिफरेंट नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जो प्रोसेस होता है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको सेंट्रीफ्यूगेशंस बोला जाता है, उसके बाद एमलगफेशंस बोला जाता है, जहाँ इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन बोला जाता है, जहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। सो 45 का आंसर आपका क्या बनेगा? 45 का आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा। डी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें से आपने एग्जांपल बतानी है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस की आपने जहाँ पे एग्जांपल बतानी है। क्या इसको डायबिटीज कम्युनिकेबल डिजीज है, मीजल्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ कैंसर। सो डायबिटीज नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, कैंसर नहीं है, मीजल जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है। सो आंसर आपका बी बनेगा, जहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा जहाँ पे मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, जहाँ पे पहला ऑप्शन डायबिटीज जहाँ पे लिखा हुआ है। डायबिटीज क्या है? एक लॉन्ग लास्टिंग जो हेल्थ कंडीशन दैट इफेक्ट हाउ योर बॉडी टर्न्स फूड इनटू एनर्जी। ठीक है, योर बॉडी ब्रेक्स डाउन मोस्ट ऑफ द फूड यू कैन ईट इनटू शुगर, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, और रिलीजेस इट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। व्हेन योर ब्लड शुगर गोज अप इट सिग्नल योर पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन। तो ये सारा का सारा डायबिटीज के बारे में जहाँ पे बताया गया। सेकेंडली जहाँ पे बताया गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक मोस्ट कॉमन जो फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है जो इफेक्ट करता है मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, और ये होता है प्रोटेक्टिव कार्टिलेज दैट क्यूजन्स द एंड्स ऑफ द बोन्स वियर डाउन ओवर टाइम। ठीक है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है डैमेज कर सकता है ज्वाइंट को, और डिसऑर्डर मोस्टली कॉमनली ये इफेक्ट कहाँ पे करता है? हैंड्स के ऊपर, नीज के ऊपर, हिप्स और स्पाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम है जहाँ पे ये इफेक्ट करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 47, फेनोमेना जो है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर। ठीक है, इनटू कलर, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं, या इंटरफेरेंस बोलते हैं? सो 47 का आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका सी बनेगा। इसको बोला जाता है डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन इसका राइट आंसर, जो कि स्प्लिट करता है लाइट को इनटू कलर्स में। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप सभी जानते हैं, सरफेस स्मूथ एंड शाइनी लाइक ग्लास, वाटर, पॉलिश्ड मेटल, द लाइट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल एज इट हिट्स द सरफेस। उसके बाद पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स है जो कि विच स्पेसिफाई द जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑसिलेशंस। ठीक है, इन अ ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। क्वेश्चन नंबर 48, आपने ऐसा यूनिट बताना, फोर्स का क्या ऐसा यूनिट है? रेडियन है, पास्कल है, कैंडला है, या न्यूटन है? तो ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है? ऐसा यूनिट फोर्स का है आपका आंसर डी बनेगा, जहाँ पे न्यूटन। तो जहाँ पे देख सकते हैं ऐसा यूनिट फोर्स के बारे में बात की गई है, न्यूटन, इसका सिंबल एन है।
फिर जहाँ पे बात करेंगे कैंडेला की, इसका SI यूनिट जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। फिर बात करेंगे पास्कल की, इसका SI यूनिट जो है प्रेशर और स्ट्रेस जो है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर रेडियन की बात की गई, इसको डिनोट किया गया सिंबल RAD रेड के साथ, इज द यूनिट ऑफ एंगल इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इसके ऑप्शन हैं सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेन करके बता दिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय फ्लैबी वायरस सॉरी। ठीक है, तो उसमें कौन सी डिजीजेज होती है फ्लैबी वायरस से, फ्लैबी वायरस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डेंगू हो गया, लेप्रोसी हो गया या टाइफाइड हो गया। विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज कॉज्ड बाय फ्लैबी वायरस। सो आंसर आपका जहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ पे बी डेंगू। ठीक है, तो जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे, ये एक सीरियल इलनेस है। ये इफेक्ट कहाँ पे करती है, ह्यूमंस के लंग्स के ऊपर इफेक्ट करेगी। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस जो है एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, और ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होता है एक व्हेन अ पर्सन विद द इलनेस, जैसे कॉफ हो गया, स्नीजेस हो गया, साइंस हो गया, ठीक, सिंग्स हो गया। ये सारे के सारे इसके जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है स्प्रेड होने की कारण है। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे बताया गया है लेप्रोसी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और डिजीज जो होते हैं प्रीडोमिनेटली इफेक्ट करती है स्किन और पेरिफेरियल नर्व्स पे। लेफ्ट अनट्रीटेड द डिजीज में कॉज प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज। फिर जहाँ पे बात की गई टाइफाइड की, टाइफाइड एक फीवर होता है, सभी जानते हैं आप, लाइफ थ्रेटनिंग एक इन्फेक्शन कॉज होता है, जिसको बोलते हैं सोलमेलिया टाइफी। ठीक है, यूजुअली ये कैसे स्प्रेड होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। और वंस सोलमेलिया टाइफी बैक्टीरिया इंजेस्टेड दे मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो सभी जानते हैं एक नॉर्मल सा बुखार होगा, फीवर होगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा। कंटेमिनेटेड जो फूड और वाटर की वजह से ये टाइफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 50, मेल्टिंग पॉइंट बताना अपना वाटर का सी लेवल पे। ठीक है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। 100 डिग्री, -273.14 डिग्री, या 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो आंसर आपका 50 का बनेगा जहाँ पे आंसर डी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर। ये मेल्टिंग पॉइंट रहता है वाटर का सी लेवल पे। थोड़ा सा जहाँ पे डिस्कस करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये प्योर वाटर ट्रांजिशन होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सी लेवल पे। और ये जो टेम्परेचर होता है इज रेफर टू एज द मेल्टिंग पॉइंट व्हेन राइजिंग टेम्परेचर आर कॉजिंग आइस टू मेल्ट एंड चेंज स्टेट फ्रॉम ए सॉलिड टू अ लिक्विड वाटर। अब 51 की बात करेंगे जहाँ पे विच आर द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्टिल्ड वाटर है, ग्रेफाइट है, आयरन है या कॉपर है। तो इसमें से आपने बताना पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट, आयरन, कॉपर जहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक वाटर है, इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सॉल्ट, मिनरल्स और एसिड्स, सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आंसर आपका 51 का बनेगा जहाँ पे आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52, विच एसिड इज यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। कौन सा एसिड जो हेल्प करता है बॉडी में डाइजेशन के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या बोरिक एसिड। सो जहाँ पे 52 का क्या आंसर बनेगा, 52 का आंसर जहाँ पे बनेगा आपका आंसर ए, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हेल्प करता है डाइजेशन में। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। फिर आपका एसिटिक एसिड आ गया, फिर आपका बोरिक एसिड आ गया। ये तीनों के आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, तो इनका क्या वर्क है, ये क्या काम करते हैं। ठीक है जी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें से कौन सा पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें से कौन सा पार्टिकल जो है इसकी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। ठीक है, पोस्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। सो 53 का आंसर क्या बनेगा आपका, 53 का आंसर आपका सी बनेगा। न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, तो 53 का आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। ये किसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसका है, ये टाइम का है, एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी का है या डिस्टेंस का है। तो 54 का आंसर आपका जहां पे बनेगा डी। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 55, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे आपने एनिमल के बारे में बताना है, ग्रुप ऑफ एनिमल के बारे में बताना जो कि न्यूट्रिशन लेता है बाय फीडिंग ऑन बोथ, जैसे प्लांट्स और एनिमल दोनों से। ठीक है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, ऑटोट्रॉप्स है या हार्बीवोरस। सो 55 का आंसर आपका जहां पे बनेगा बी। अब इसका बी राइट आंसर बनेगा, ओमनिवोरस इसका राइट आंसर है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्निवोर किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली क्या करते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, मीट मांस खाएंगे, आर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, समटाइम कार्निवोर्स आर कॉल्ड, इसको प्रीडेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं? कार्निवोर्स। जैसे आप जहाँ पे एग्जांपल दी गई है लॉइन की। सेकेंडली यहाँ पे बात करेंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, जैसे लाइट से वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसकी मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, और अदर केमिकल्स। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर समटाइम कॉल्ड, इसको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हर्बीवोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। प्लांट्स एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जैसे कौ हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, जेब्रा हो गया, ये किसकी एग्जांपल है? जी हर्बीवोर्स की एग्जांपल है। सो आंसर आपका जहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो रिमूव होता है मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज? इसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या डाइजेशन बोलते हैं। सो 56 का आंसर क्या बनेगा आपका? 56 का आंसर आपका जहां पे बी बनेगा, दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन? आयरन का केमिकल सिंबल बताना आपने, ए, बी, सी या डी। ये आपके ऑप्शंस जहां पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। सो 57 का आंसर क्या बनेगा? 57 का आंसर आपका जहां पे डी बनेगा, डी इसका Fe। तो केमिकल नेम है किसका? आयरन का। तो ये आपने बताना जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट ए, बी एंड सी, ये आपने बताना जी किसकी केमिकल नेम है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन INCUIR, ठीक है। तो जी केमिकल नेम किसके हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी के बारे में बताना, किस एनर्जी का ये सोर्स है? क्या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, कन्वेंशनल है, एग्जॉस्टिबल है, या नॉन कन्वेंशनल है? सो 58 का आंसर क्या बनेगा आपका? 58 का आंसर आपका डी बनेगा, दैट इज नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल इसका राइट आंसर है। नॉन कन्वेंशनल, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का जहां पे देख सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, तो जहां पे बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द वंस दैट आर कॉमनली यूज्ड एंड जनरली इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच आर बीइंग यूज्ड सिंस ए लॉन्ग टाइम। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस होगी, कोल हो गया, बायोमास हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया। फिर बात करेंगे जहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आपकी विंड आ गई, टाइड्स आ गए, सोलर, बायोमास और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर एनर्जी सोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन नेचर एंड आर लिमिटलेस, ठीक है, जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं और इनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, इसलिए आएंगे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में, ठीक है। तो 58 का आंसर आपका बनेगा डी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि टाइटल जो एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? इसमें से आपने विटामिन के बारे में बताना जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी बोलते हैं, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोला जाता है। विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन B6। सो 59 का आंसर क्या बनेगा? 59 का आंसर जहां पे बनेगा ए, इसको बोला जाता है विटामिन सी। विटामिन सी इसका राइट आंसर है। तो अगेन जहां पे मेंशन किया गया है विटामिन के केमिकल नेम्स और डेफिशिएंसी, ये आप जहां से इसको जरूर पढ़िएगा, जहां पे मैंने क्लियरली जहां पे मेंशन किया गया इस चार्ट के अंदर। और इससे पहले आप देख सकते हैं जहाँ पे साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम जहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले जो चार्ट है जहाँ पे मैंने आपको इसके डेफिशिएंसी डिजीजेस और केमिकल नेम और विटामिन, ये सारा का सारा क्लियरली इस स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन किया गया है। नो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज प्रिवेंटेड बाय द, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स है, रेन है या एसिड रेन है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज प्रिवेंटेड बाय द, सो आंसर आपका बनेगा जहां पे आंसर है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज प्रिवेंटेड बाय द एटमॉस्फेयर, सो आंसर आपका जहां पे ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। अब जहां पे एसिड रेन के बारे में बताया गया, एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जहां पे बताना चाहूंगा। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन को बोला जाता है एसिड डिपोजिशन, एक ब्रॉड टर्म है जिस दैट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स, जिसमें आपका सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड हो गया, दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म्स। तो इस तरीके से एसिड रेन बोला जाता है। एसिड रेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है।
सो क्वेश्चन नंबर 61 जहां पे बताया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है आपने, वुड की होती है, हाइड्रोजन, कैरोसिन या पेट्रोल। सो 61 का राइट आंसर क्या रहेगा? 61 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए रहेगा, यानी कि वुड। वुड जो है इसमें से इनकी लोएस्ट कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वुड की। ठीक है, सो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 काफी इंपॉर्टेंट है। एट विच प्लेस ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम। जो ग्रेविटी होती है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो होती है मैक्सिमम कहाँ पे होती है अगर हम बात करें अर्थ की? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है, इक्वेटर के ऊपर, पोल्स के ऊपर, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर? सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर सी। ठीक है, पोल्स के ऊपर जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जो होती है मैक्सिमम ग्रेविटी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? पोल्स के ऊपर। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी अर्थ आ गई, 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, 23.5 डिग्री पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होगा 23.5 डिग्री साउथ वाली साइड है। ठीक है, ये आपको पोल दिखेगा नॉर्थ पोल, और ये आपको दिखेगा साउथ पोल। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में यहाँ पे बात की है। मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है कि इमेजिनरी लाइन है जो 23.5 डिग्री कहाँ पे है? नदर्न साइड में। ठीक है, नॉर्थ में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इक्वेटर कहाँ पे? इक्वेटर 0 डिग्री पे है। ये क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितनी स्टेट से गुजरता है, और आपको जो स्टेट्स आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। तो अगेन 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 आपको साउथ में देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सोर्स बताना आपने। आंट है, टोमेटो है, जिंजर है, या एप्पल है? सो आंसर क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। आंट इसका राइट आंसर है, तो 63 का आंसर आपका ए बनेगा। तो देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड जिसको जहां पे इसको इजा ये क्या होता है? ये वीक एसिड होता है जो ऑकर्स करता है नेचुरली इन द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड अंट्स। द एसिड वाज वंस प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशंस ऑफ अंट्स। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64, एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ। किसकी एब्सेंस में होती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या मीथेन? सो आंसर आपका बनेगा 64 का, दैट इज बी, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनारोबिक जो कंपोजिशन होगी इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस में होगी? जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। आप ये काफी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपने नाम सुना होगा इसका। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जहां पे जो रेस्पिरेशन होती है 2 टाइप की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये कब होगी? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जहां पे ऑक्सीजन की बात की गई फिर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन लिखना है, और जहां पे विदाउट ऑक्सीजन की बात की गई फिर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखना है। ठीक है, ये 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है स्पीड, जो स्पीड होती है विंड की उसको मेजर करने के लिए? एनेमोमीटर, सिस्मोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर? सो 65 का आंसर क्या बनेगा आपका? ए बनेगा, दैट इज एनेमोमीटर। ठीक है, तो जहां पे डिस्कस करेंगे एनेमोमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है विंड की स्पीड और विंड के प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, और एनेमोमीटर इंपॉर्टेंट टूल्स होता है मेट्रोलॉजिस्ट हु स्टडी वेदर पैटर्न। ठीक है, जो वेदर को चेकअप करते हैं, यानी कि वो वेदर होता है आज कैसा रहेगा या कल कैसा रहेगा। ठीक है, तो वहां पे जो वेदर को चेक करने के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ की इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए? तो डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिस्मिक वेव्स आर प्रोपेगेटिंग वाइब्रेशन दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ अर्थक्वेक आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। आप सभी जानते हैं। देन इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर क्या है? एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, और इसको बोलते हैं हम बैरोमेट्रिक प्रेशर। फिर हाइड्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक सम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड सच एज इट्स डेंसिटी। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम कंपेयर्ड विद वाटर। ठीक है, तो ये डिवाइस होती है इसकी हाइड्रोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 66,
विच आर द फॉलोइंग लेयर्स लाइज इमीडिएटली अबव द ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर या लोनोस्फीयर। सो 66 का आंसर आपका ए बनेगा, इसको बोलेंगे आप स्ट्रेटोस्फीयर। आप जहां पे देख सकते हैं सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फीयर, फिर ऊपर चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आपका थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जहां पे क्या पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा गया वो जो है ट्रोपोस्फीयर के इमीडिएटली अबव क्या है, तो ये है आपका ट्रोपोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, से स्ट्रेटोस्फीयर है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ बीन्स। कंट्री ऑफ बीन्स के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है? डेनमार्क, इंडिया, अर्जेंटीना या इंग्लैंड। सो आंसर आपका ए बनेगा डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री जो जानी जाती है कंट्री ऑफ बीन्स के नाम से। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैंने जो है जहां पे अगर बात करें तो जहां पे मैंने कंट्रीज की कैपिटल मेंशन कर दी है। डेनमार्क की कैपिटल जो है कोपेनहेगन, उसके बाद इंडिया की न्यू दिल्ली है, और अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और इंग्लैंड की लंदन है। ये मैंने जहां पे कैपिटल जहां पे मेंशन कर दी है, जहां पे हर एक कंट्री की। नेक्स्ट पॉइंट जहां पे क्वेश्चन करेंगे 68, प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो मेटल के बारे में जहां पे क्वेश्चन पूछा गया जिसको हम बीट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स में, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं या सोनोरस बोलते हैं। सो 68 का आंसर आपका जहां पे बनेगा ए, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। सो ए इसका राइट आंसर रहेगा 68 का। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन डज अर्थ एमिट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन जो है अर्थ एमिट्स करती है? अल्ट्रावायलेट, गामा, विजिबल या इंफ्रारेड। सो 69 का आंसर आपका डी बनेगा, इंफ्रारेड इसका राइट आंसर है। ठीक है, सो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 70, इन ह्यूमन बॉडी द हेमोग्लोबिन जो है इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ठीक है, बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? व्हाइट ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, प्लेलेट्स के अंदर या लिम्फ्स के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो 70 का आंसर आपका बी बनेगा, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें बात की गई है किगली जो एग्रीमेंट है एम टू फेज आउट विच आर द फॉलोइंग गैसेस। गैस में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की गई है, नाइट्रोजन की, इनर्ट गैसेस या ऑक्सीजन। सो 71 का आंसर आपका जहां पे ए बनेगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की है इस एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, तो 71 का आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द स्मॉलेस्ट मास। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका स्मॉलेस्ट मास होता है? म्यून है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर है। तो विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द स्मॉलेस्ट मास, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ऐसा यूनिट बताना है अपने फ्रीक्वेंसी का, मीटर, सेकंड, वाट या हर्ट्ज। सो ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का जहां पे हर्ट्ज। ठीक है, आंसर डी। तो मीटर जो है किसका है? मीटर ऐसा यूनिट है लेंथ का। फिर बात करेंगे जहां पे सेकंड, इस ऐसा यूनिट है किसका? इंटरनेशनल यूनिट। आप ये किसका यूनिट है? टाइम का, ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो जूल है, दैट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड विच इज कॉमनली रेफर्ड टू एज वाट। 74, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ओनली ऑन प्लांट्स। यानी कि ऐसे एनिमल्स के बारे में बताना जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, लिटरेटिवोरस हो गया, ओमनिवोरस हो गया, हर्बीवोरस हो गया या कार्निवोरस हो गया। सो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्निवोरस अभी जानते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? मीट खाते हैं या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, तो सम टाइम में कार्निवोरस को हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स बोलते हैं। फिर बात करेंगे जहां पे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से? लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। ठीक है, तो उसको इनको जो खाना अपना खुद बनाते हैं इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। फिर बात करेंगे जहां पे हार्बीवोर्स की। हार्बीवोर्स ऐसे जो होते हैं एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं? प्लांट खाते हैं एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, उसको बोलते हैं हम हार्बीवोर्स। एग्जांपल काउ, गोट, हॉर्स, जेब्रा। नेक्स्ट बात करेंगे जहां पे डिट्राइटिवोरस। ये एक ऐसे टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंज्यूम करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, नोन है जिसको बोलते हैं डेट्राइटिस टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपने कीड़े वगैरह देखे हो कि ऐसे, ठीक है, जैसे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा तो उसको खाते हैं। ठीक है, सड़ी हुई चीजें। तो ये डेट्राइटिव और उसकी टाइप है, हेटेरोट्रॉफ की टाइप है जो कि कंज्यूम करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना कौन सी डेफिशिएंसी होती है विटामिन की जिसके कारण बेरीबेरी होती है। ठीक है, सो आंसर आपका 75 का क्या बनेगा? 75 का आंसर आपका जहां पे बी बनेगा, विटामिन B1। विटामिन B1 की का जो है डेफिशिएंसीज की वजह से होती है बेरीबेरी। सो आंसर आपका जहां पे बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76,
जो प्रोसेस होता है एक्वायरिंग ऑक्सीजन का फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड, उसको क्या ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो 76 का आंसर आपका बनेगा सी, यहाँ पे रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर है। ये प्रोसेस होता है एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जो मुझे जरूर कमेंट करते जाइएगा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77, ऐसा यूनिट बताना है अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, पास्कल है, एम्पियर है, मोल है या कैंडला है। सो आंसर आपका यहाँ पे सी बनेगा, मोल, मोल इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पास्कल जो है किसका यूनिट है, प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एम्पियर की बात करें तो एम्पियर ऐसा यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। और उसके बाद कैंडला की बात करें तो ऐसा यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। नो क्वेश्चन नंबर 78, इसमें से आपने एग्जांपल बतानी है वाटर बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज की, ठीक है। तो इसमें वाटर बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर साथ साथ में कमेंट करते जाइएगा। सो आंसर आपका सीधा बनेगा कोलरा, ठीक है, कोलरा इसका राइट आंसर है, आंसर सी, ठीक है। तो वाटर बोर्न जो इलनेस कॉज बाय रिक्रिएशनल ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और पैथोजन इसको बोलते हैं। ऑफ नोट मैनी वाटर बोर्न पैथोजन्स होते हैं कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और बेवरेजेस फ्रॉम कंटेक्ट विद एनिमल्स आर इन एनवायरमेंट एंड थ्रू पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रेड होता है, ये इसको बोलते हैं हम वाटर बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से आपने बताना फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन B1, A, विटामिन B6 या विटामिन जहां पे C। सो आपकी बी बनेगा राइट आंसर, विटामिन A जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ जो विटामिन होती है रिक्वायर्ड होती है डाइट के लिए टू प्रमोट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, ठीक है। और विटामिन A, D एंड K ये इनको बोलते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन, बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर अब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ फैट्स। क्वेश्चन नंबर 80, हु प्रपोज एन एटम मॉडल विद डिक्रेट ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल, क्या इसको किसने दिया था, जे थॉम्सन, नेल बोहर ने, एंटोनियो लेवोसियर या जोसेफ प्रोस्ट। सो आंसर आपका जहां पे बी बनेगा, नेल बोहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, किलोवाट जो है किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, यानी कि किसको इज अ यूनिट टू मेजर, कैसे वर्क, पावर, इलेक्ट्रिसिटी या करंट। सो किलोवाट इसका राइट आंसर रहेगा जहां पे बी, दैट इज पावर। किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर पावर, सो आंसर बी बनेगा। ऐसा यूनिट बताना आपने वर्क का, जहां पे इसको बोलते हैं जूल, और जो वर्क होता है डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 82, किलोवाट इज अ यूनिट विच मेजर। सो इसमें आप देख सकते हैं पावर यूज बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। सो 82 का आंसर बनेगा जहां पे डी, जहां पे बी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमक। इसमें से कौन सी एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं होती ह्यूमन स्टोमक के अंदर, पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है या ट्राइप्सन है। सो आंसर आपका जहां पे क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। ट्राइप्सन जो है प्रेजेंट नहीं होती ह्यूमन स्टोमक के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइप की एंजाइम्स होती है जो प्रेजेंट होती है स्टोमक, पेप्सिन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया, और ट्राइप्सन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो जहां पे नॉट पूछा गया तो आपका ट्राइप्सन आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 84, नेम द बीन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बीन्स के बारे में बताना कौन सी बीन है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किडनी, आर्टरीज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सो आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। आर्टरीज उसको बोलते हैं, आंसर बी बनेगा। तो आर्टरी जो होती है अटैच होती है हार्ट के साथ, दे क्या करती है, कैरी करती है रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एट पावर प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। सो 85 का आंसर आपका ये बनेगा, इसको बोलेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। इसमें से कौन सी वेव है जिसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, माइक्रोवेव्स, एक्सरेस, लाइट वेव्स या साउंड वेव। सो 86 का आंसर आपका डी बनेगा, इसको बोलेंगे हम साउंड वेव। साउंड वेव इसका राइट आंसर है, आंसर डी बनेगा। डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन ए की इस चिल्ड्रन, इससे क्या होता है, कैसे गोइटर होता है, पूर कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, पूर बोन ग्रोथ होती है या इंक्रीज इसका मोर्टेलिटी रहता है। तो डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन ए की इस चिल्ड्रन, इसका इससे रहता है इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, बेसिक फंक्शनल यूनिट बताना आपने किडनी का क्या है, पैरामिड है, हैंडलिंग लूप है, नेफ्रॉन है या नेफ्रेडिया है। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा, नेफ्रॉन, ठीक है। तो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन।
पीएच बताना हमने ब्लड का कितना होता है 7.4, 2.4, 11 या 14। तो पीएच जो होता है ब्लड का वो कितना होता है, दैट इज आंसर आपका ए बनेगा 7.4। मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, फिनेल बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। सो आप सभी जानते हैं इसको बोलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जो है मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, ब्लीचिंग एजेंट होता है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन। जो एक्ट होता है ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू ए फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड, क्या इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। सो आंसर आपका सी बनेगा, पोलिनेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, विच आर द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसमें से कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्सेज है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म नहीं होता है, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी या विंड एनर्जी। सो आंसर आपका जहां पे ए बनेगा। नेचुरल गैस जो है इसको शॉर्ट टर्म में इसको रिप्लेनिश्ड नहीं होता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 93, इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर, बायोटिक कम्युनिटी के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, इसमें कार्निवोर्स है, डेट्राइटिवोर्स है, हार्बीवोर्स है या ओमनिवोर्स है। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा, हार्बीवोर्स। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में आपका क्या आएगा, हार्बीवोर्स। जो प्रोसेस होता है एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। सो आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सो 94 का आंसर आपका बी बनेगा, इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है जिसमें सल्फर एडिंग टू रबर। क्वेश्चन नंबर 95, मोस्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये कहाँ पे स्टोर होती है, प्यूरिफिक एसिड्स, प्यूरवाइक, उसके बाद आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, एंडिनोसाइड, ट्राइफोस्फेट, एडिनोसाइन, मोनोस्फेट। सो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट इसका राइट आंसर है। मोस्ट ऑफ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन एडिनोसाइन में। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, सो विटामिन सी, डी, बी या के। सो आंसर आपका जहां पे बी बनेगा। ठीक है, यानी कि विटामिन डी जो है इससे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी के एब्सेंस में। क्वेश्चन नंबर 97, मोस्ट कॉमन जो मटेरियल यूज किया जाता है मेकिंग सोलर सेल, इसमें क्या है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है या सिलिकॉन है। सो 97 का आंसर आपका डी बनेगा, इसको बोलेंगे हम सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज सच एज कोलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, इसमें से कौन सी जो डिजीज है रिस्पॉन्सिबल है कोलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस के लिए, हीट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और फूड आइटम्स। तो सभी जानते हैं इससे क्या, कौन सी जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है इस डिजीज के लिए, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 98, 99, विच रेडिएशन ऑफ सनलाइट इज यूज्ड इन हीटिंग ऑफ सोलर कुकर, कौन सी जो रेडिएशन है वो रेडिएशन जो होती है सनलाइट की यूज की जाती है इन हीटिंग ऑफ सोलर कुकर। इसमें ऑप्शन है आपके पास अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स या गामा रेस। सो 99 का आंसर आपका बी बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेस, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट इज कॉल्ड, क्या उसको हर्ट्ज बोलते हैं, ओम्स बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं या मोल्स बोलते हैं। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा, दैट इज डेसिबल्स। तो ये आज का हमारा वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने 100 MCQs को कवर कर लिया है। इसमें आना चाहूंगा JKSSP के डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप स्पेशल वीडियो कोई चाहते हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।